अब मैं पार्टी के केंद्रीय स्तर से जो आगामी कार्यक्रम हमारे आने वाले हैं उसके लिए मैं उस सत्र के लिए मैं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दुष्यंत गौतम जी से आग्रह करता हूं वो आएँ और हम सब का मार्गदर्शन करें और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा करें। एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दुष्यंत गौतम जी का अभिनंदन करें। आदरणीय दुष्यंत जी। भारत माता के। भूख लग रही है, बहुत देर हो गई। भारत माता के। आज इस राजस्थान के इस विदर्भ कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे राजस्थान के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी, और अभी जिनका लंबा मार्गदर्शन आपको मिला है, जिन्होंने छोटे से काल के अंदर जो संकल्प किए, संकल्प ही नहीं उनको ज़मीन पे उतारने का काम किया है, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी, आज जिनका हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है, जो 4 बार लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर आसीन मेरे सभी वरिष्ठ केंद्र सरकार में मंत्री, राज्य सरकार में मंत्री, पूर्व अध्यक्ष, सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और साथ साथ मेरे सामने बैठे हुए मेरे देव दुर्लभ कार्यकर्ता बंधु, आज जिस प्रकार से पूरे अपने कार्यकाल के अंदर आज़ादी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रामाणिकता पर अपने समर्पण भाव से जो काम किया है, वो आज भी आपके माध्यम से दिखाई दे रहा है कि 3.5 घंटे हो गए, लगातार आप उसी समर्पित भाव से आज भी भारतीय जनता पार्टी के और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और यही नहीं है, आपके इसी त्याग और तपस्या के कारण आज देश के प्रधानमंत्री ने तीसरी बार देश का गौरव बढ़ाने का काम किया, और ये पहली बार हुआ है। लोग कहते हैं 62 साल के अंदर हुआ है, मैं कहता हूं जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने थे, अनुकूलता थी, कोई विरोधी दल नहीं थे, लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस ने देश आजाद कराया है, कोई चुनौतियां नहीं थी। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अनेक चुनौतियों को सहन करते हुए, उनका मुकाबला करते हुए देश को विकसित भारत की ओर ले जाने के लिए आगे अग्रसर रहे, और अनेक विरोधी दलों ने अनेक तरीके से उनका विरोध किया। और ये नहीं, देश की विरोधी ताकतें नहीं, विश्व की विरोधी ताकतों ने भी बहुत अपने तरीके से प्रयास किया, लेकिन ऐसे ईमानदार मेहनती भारत माता के सपूत को वो रोक नहीं पाए, क्योंकि आप जैसे देव दुर्लभ कार्यकर्ता हमारे पास थे। बंधु, हमें अब यही नहीं रुकना है, और कोई हमारी ये मंजिल भी नहीं है। मंजिल है हमारी 2047 विकसित भारत, ऐसा भारत जो दासता से मुक्त होगा, उस भारत के निर्माण की प्रक्रिया है। इसलिए हमारा काम सतत चलता रहना है, सतत काम करना है। ऐसे अनेक काम पार्टी के आप करते भी रहे हैं, और लगातार आपके द्वारा लोगों को मार्गदर्शन भी मिलता रहा है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने आज अपनी जीत के बाद में कहा था, ये मेरा पहला चुनाव है जिस चुनाव को मैं बिना मां के लड़ रहा हूं। इसलिए उन्हें आह्वान किया था, एक भावनात्मक आह्वान था कि एक वृक्ष मां के नाम, जिनकी मां जीवित है उस मां के द्वारा, जिनकी नहीं है उनका चित्र लेकर
पूरे देश के अंदर कहीं भी आप जाएंगे, किसी से भी कहेंगे कि अपनी मां के नाम से पौधा लगाइए, तो मेरे ख्याल कोई मना नहीं करेगा। इसलिए एक अच्छा प्रयास पर्यावरण को बचाने के लिए जो देश के प्रधानमंत्री जी का विजन है, उसी के कारण से आज संसार उनको मानता है, आज संसार उनको विश्व नेता के रूप में देखता है। पूरा देश आज जानता है जो विश्व की समस्या है, जल की समस्या है, पर्यावरण की समस्या है, युद्ध की समस्या है, वो अगर कोई दूर कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व ही कर सकता है। ऐसे अनेकों अनेक कार्यक्रमों में एक मन की बात का कार्यक्रम भी उनकी मन का है। वो लगातार अपने मन की बात को, यह मन की बात का कार्यक्रम अगर सुचारू रूप से ईमानदारी से अगर हमारा बूथ पे कर लेते हैं तो मुझे लगता है संगठन को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है। मन की बात के लिए देश के प्रधानमंत्री की सोच और विचार है कि मन की बात को हमें हर बूथ पर नए घर के अंदर देखना चाहिए और उस घर के अंदर देखना चाहिए, क्योंकि मन की बात कभी आपने देखा होगा कोई राजनीतिक विषय नहीं होता। उसमें देश के प्रधानमंत्री आने वाले देश के लिए विदेशों में क्या क्या समस्या है, हम विदेश में किस स्थान पे खड़े हुए हैं, देश की हमारी प्रतिभाएं क्या क्या काम कर रही हैं, देश में कितने त्योहार हैं, कितने रीति रिवाज हैं, सब उल्लेख से बताते हैं। एक सही मायने में देखा जाए आने वाली पीढ़ी के लिए एक जनरल नॉलेज का पीरियड सा होता है वो। लेकिन उसके माध्यम से हम संगठन में काम करने वाले अगर मन की बात को सुनते हुए वहाँ पे 2-3 कामों को और जोड़ लें तो मुझे लगता है कि संगठन बहुत मजबूत होगा। हम उस बूथ पर जो आजकल बहुत चर्चा में नहीं, हमने क्रियान्वयन भी करा है, पन्ना प्रमुख, क्या हम मन की बात पर बैठकर उस बूथ पर ये पक्का कर सकते हैं कि ये पन्ना प्रमुख का निर्माण किस स्तर तक हो चुका है? नहीं बने तो बनाने का प्रयास करें। पन्ना प्रमुख के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना है नहीं बना है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्या चल रहा है, क्या मेटेरियल आज जा रहा है, क्या हमने मोदी जी की योजना का कुछ कार्यक्रम डाला है, क्या हमने राज्य सरकार के द्वारा जो योजना बनाई गई है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे गई है। तो व्हाट्सएप ग्रुप को मजबूत करना ये हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए। तो व्हाट्सएप ग्रुप पक्का हो, संविधान, और इसी प्रकार से हम वहाँ पे चिंता भी कर सकते हैं जो अभी बताया गया है कि समीक्षा के माध्यम से आखिर कौन सा वोट है हमें इस बूथ पर नहीं मिलता है, कौन सा की वोटर्स है जिसको हम पार्टी में ज्वाइन करा सकते हैं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हमें वोट नहीं कर रहा है, उसको चिन्हित कर सकते हैं और आने वाले समय पर उसके लिए होमवर्क कर सकते हैं। और उस बूथ पर रहने वाले अनेकों अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता होंगे, उनसे मिलने का कार्यक्रम कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा बूथ मजबूत होगा। तो जब बूथ मजबूत होगा तो हमारा भविष्य भी मजबूत होगा। ये सारे काम करते हुए अभी हमने संविधान हत्या दिवस बनाया है। बंधुओं, संविधान हत्या दिवस अपने आप में बहुत तरीके से हम उसका उल्लेखन करने की बात करेंगे, क्योंकि आज पूरे चुनाव के अंदर जिस प्रकार से हमारे विरोधी दलों ने संविधान हाथ में लेकर लगातार कहा है कि संविधान ये बदल देंगे, हमें बताना चाहिए उसके माध्यम से, ये गोष्ठियां करनी चाहिए छोटी छोटी, और बताना चाहिए कि जो लोग कह रहे हैं संविधान बदल देंगे, हमें आरोप लगा रहे हैं। 1976 के अंदर कांग्रेस ने, खासकर अपनी इंदिरा गांधी जी ने उस समय उसका प्रियम्बल बदलने का काम किया था। प्रियम्बल के अंदर कहीं सेकुलर नहीं था, प्रियम्बल के अंदर कोई सोशलिस्ट नहीं था। उस सबसे बड़ा पाप जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि प्रियम्बल को नहीं बदलना चाहिए, प्रियम्बल और प्रस्तावना किसी भी पुस्तक की आत्मा होती है, सबसे बड़ा पाप उन्होंने किया था। आज वो संविधान लेकर चल रहे, उनसे पूछना चाहिए क्या कश्मीर में आप संविधान लागू कर सके? अगर धारा 370 नहीं हटती तो कश्मीर में भी संविधान लागू नहीं होता। ऐसी अनेकों अनेक योजनाएं हम वहां पर चिन्हित कर सकते हैं कि अभी सदस्यता अभियान खुलने वाला है।
अभी थोड़े दिन के अंदर सदस्यता अभियान खुलेगा। अब अभी से चिन्हित करना चाहिए, जिस व्यक्ति ने हमें वोट दिया है, उस वोटर को हम अच्छा कार्यकर्ता किस प्रकार से बना सकते हैं, उसको सदस्य बनाना है। और सदस्य बनाने के बाद में मुख्य धारा में जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के विचारों को लेके आगे बढ़ने का काम करना है। ऐसे अनेकों ने काम, और अभी जिस प्रकार से हमने संविधान की हत्या वाली बात कही है, 14 अगस्त का इसके साथ जोड़ सकते। 14 अगस्त का बलिदान दिवस हम ऑलरेडी बनाते भी रहे, कोई उसको भूल नहीं सकता। देश को आजाद कराने के अंदर जब 15 अगस्त आया था, उससे पहले गांधी जी ने कहा था कि देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, लेकिन गांधी जी के जीते जी हमने देश का बंटवारा भी देखा है। और एक तरफ हम कंपैरिजन करके बता सकते हैं, एक तरफ हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अभी जन्मदिन गया है, उनके द्वारा आप हम बता सकते हैं। मेरे से कोई कहता है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में क्या फर्क है, मैं खाली एक ही उदाहरण कर देता हूं। एक तरफ हमारे पहले अध्यक्ष थे जिन्होंने देश को, कश्मीर को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया था, और एक तरफ जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में देश के 2 टुकड़े करा दिए थे और 15-20 लाखों का बलिदान लिया था। ये फर्क है दोनों के अंदर। इसलिए आने वाले समय के अंदर लगातार कार्यक्रम आपको मिलते रहेंगे, लेकिन जो सतत चलने वाले कार्यक्रम हैं उनको लगातार बने रहना और करते रहना, ये पार्टी की नियति के लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद आदरणीय दुष्यंत को। हम जिन बूथों पर लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं भ्रम के कारण या अन्य की विषयों के कारण पीछे रह गए, उन बूथों पर भी कैसे विजयश्री का अभियान चलाएं और आगामी कार्यक्रम को निमित्त उन बूथों पर हम विजयश्री हासिल करें।